हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल में, जहां हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जनरल स्टडीज से संबंधित है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और खासतौर पे ऐसे टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड एसएससी। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से और बहुत इन्फ्लुएंट से डिसीजन दिए हैं। ऐसे डिसीजन जो भारतीय राजनीति को, भारत में दलगत राजनीति को, भारत में चुनावी राजनीति को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से प्रभावित करते हैं। और ऐसा ही एक निर्णय ये आया है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की और ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो अवैध है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और इसलिए ऐसा कहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम थी, चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम थी, उसको रद्द कर दिया है, उसको अवैध घोषित कर दिया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही इलेक्टोरल बॉन्ड होगा कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों जारी किए जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे जारी किए जाते थे और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा पाया जो उसे लगता है कि ये अवैध है। तो मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या होता है इसको समझिए। बॉन्ड जो है जनरली फंड इकट्ठा करने के लिए सरकार द्वारा या किसी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले एक प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट है। सरकार बेचती है, लोग खरीदते हैं और लोगों को उस पर ब्याज मिलता है। एक निश्चित बॉन्ड भी, एक करार भी है कि उनका पैसा एक निश्चित समय बाद वापस कर दिया जाएगा और एक निश्चित ब्याज दर से उनको ब्याज भी दिया जाएगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़े से डिफरेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसी पार्टी को चुनाव में पैसा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए जाते हैं। जारी तो करती है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। खरीदते हैं आम लोग या कंपनियां या कारपोरेट सेक्टर, और जो अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, पार्टी के लिए धन उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो वो इसको खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पैसा बॉन्ड की तरह वापस नहीं मिलता है। सबसे खास चीज़ ये है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 2017-18 में जो है ये आरंभ हुए। 2017-18 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि एसबीआई जो है ये जारी करेगी, और ताकि जो है विभिन्न दलों को जो है चुनावी राजनीति के लिए धन मिल सके, चुनावों में अपने व्यय करने के लिए धन सरलता से उपलब्ध हो सके। ये 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सिस्टम जो है हमारे यहाँ शुरू हुआ था। खास तौर पे इसलिए शुरू हुआ था ताकि इससे पहले क्या हो रहा था कि चंदे के द्वारा राजनीतिक दल जो है अपने लिए धन इकट्ठा करते थे। लेकिन चंदा जो है वो उसमें ये नहीं मालूम होता था कि चंदा जो है किसने दिया, और अधिकांश चंदा कैश दिया जाता था, क्योंकि 2000 रुपये तक के चंदा जो है वो कैश लिया जा सकता था, जिसके लिए कोई रसीद भी जारी करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं थी। तो कैश लिया जा सकता था, नाम बताने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए ये सब सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए, खास तौर पे चुनावी राजनीति में ब्लैक मनी के यूज़ को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लाया गया था। ये आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था। लाया इसलिए गया था कि ताकि चुनावी राजनीति में, चुनावी व्यय में जो है काला धन के प्रयोग को समाप्त किया जा सके। जो कुछ धन पार्टियों के पास आए वो फेयर तरीके से, यानी बैंकों के थ्रू आना चाहिए, व्हाइट मनी आना चाहिए। इसलिए ये जारी किया गया। अब कैसे किए जाते हैं ये देख लीजिए। मैंने बताया कि इसको एसबीआई जारी करती है। साल में 4 बार एसबीआई बॉन्ड जारी करती है। 10 दिन के लिए ओपन होता है। जिसको भी अपने दल को, अपनी पसंदीदा पार्टी को पैसा देना है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे कोई कंपनी हो, वो जो है ये बॉन्ड खरीद लेगी और उतना पैसा बैंक को मिल जाता है। और बैंक के लिए ज़रूरी है कि बैंक 15 दिन में ये पैसा बैंक पार्टी के अकाउंट में शिफ्ट कर दे। 15 दिन के लिए ही पैसा उपलब्ध होता है, उसके बाद वापस उस व्यक्ति के पास चले जाएगा। अगर 15 दिन में दल या बैंक असफल रहते हैं इस पैसे को पार्टी के फंड में भेजने में, पार्टी के फंड में नहीं जा पाता है, तो ये पैसा वापस चले जाएगा। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इट इज़ ओपन ओनली फॉर 15 डेज। खरीदने के लिए ओपन है 10 दिन के लिए। साल में 4 बार बिकता है, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और केवल 10 दिन के लिए ओपन होगा। 10 दिन में आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार जब पैसा एसबीआई के पास चले गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चले गया, तो पैसा पार्टी के लिए आवश्यक है कि वो 15 दिन में इसको निकाल के अपने फंड में, अपने अकाउंट में जमा कर ले, अदरवाइज पैसा वापस चले जाएगा। तो इस तरह से ये फंड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कौन जारी कर सकता, किस पार्टी को मिल सकता है और कौन खरीद सकता है। देखिए, मैंने बताया खरीद तो सकता है कोई भी व्यक्ति, एक इंडिविजुअल भी, यानी एक व्यक्ति भी, एक कंपनी भी, एक कारपोरेट सेक्टर भी, और वो ये केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका केवाईसी बैंक में, यानी नो योर कस्टमर का जो मान्यता है वो करीब है, मतलब वो कंप्लीट है, यानी उसने बैंक में अपना केवाईसी करा के रखा है। नो योर कस्टमर की जो नॉर्म्स है, जो शर्तें हैं, वो पूरी कर रखी। नो योर कस्टमर का मतलब उसने अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे रखी है, आधार कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है, एड्रेस प्रूफ दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये केवाईसी होता है। तो जिसका भी केवाईसी बैंक में रजिस्टर्ड है, जनरली सभी का होता है, वो इसको खरीद सकता है।
प्रश्न है कि कौन से राजनीतिक दल के लिए जारी हो सकते हैं। ध्यान रखना, हर उस राजनीतिक दल के लिए जारी हो सकते हैं जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% प्राप्त किया है। The party must have achieved at least 1% of the total votes casted in the last elections for Legislative Assembly और लोकसभा held। तो 1% मत जिस पार्टी को मिला है वो पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जारी हो सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते थे, पार्टियां पैसा जुटाती थी, साल में 4 बार जारी होगा, व्यक्ति खरीदेंगे, कंपनी खरीदेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर खरीदेंगे, पैसा मिलता था और उस पैसे से जो है सरकार पैसा जुटाती थी। लेकिन आपत्ति ली गई, बहुत ज़्यादा आपत्ति ली गई, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साहब नहीं, ये अवैध है। ठीक है, तो क्यों अवैध है? एक्चुअली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो खरीदता है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता, कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। मतलब किसने खरीदा आपको मालूम नहीं होगा, जनता को मालूम नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये 2 चीज़ों से गलत है। एक तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 जिसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको जो है मतलब फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, लिबर्टी टू एक्सप्रेशन है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। सेकेंडली, इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, सूचना के अधिकार के अधीन भी नहीं आ रहा है, तो सूचना का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। आम आदमी को जानकारी नहीं है किस व्यक्ति ने कितना पैसा किस दल को दिया है, ये जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये जानकारी देने से गड़बड़ हो जाएगा, ये जानकारी देने से गड़बड़ होगा क्योंकि सबको पता लग जाएगा, तो फिर जो है कंपटीशन शुरू होगा। भाई जैसे मान लीजिए एक दल को किसी ने दिया, एक दल को किसी ने दिया, तो अभी चूंकि जानकारी नहीं है, तो मान लो एक कंपनी ने एक दल के बॉन्ड खरीद लिए, पैसे दिए उसको, बाकी को तो मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मालूम पड़ जाएगा तब दूसरे दल भी इस पर दबाव डालेंगे कि हमको भी दो, या दूसरे दल का उस पर दबाव पड़ेगा क्योंकि भाई कल हम आएंगे सत्ता में, हम आपका ये कर देंगे, आपको ये नुकसान पहुंचा देंगे, तो आप हमको भी दो। तो ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा और इसके कारण जो है नुकसान होगा, इसलिए नहीं किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसकी जानकारी नहीं होने से जो है सूचना के अधिकार का अधिनियम का गड़बड़ हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि ये एक प्रकार से आप देखिए कि SBI जारी कर रहा है बॉन्ड्स, तो SBI के पास तो जानकारी है किस व्यक्ति ने किस अकाउंट से दिया और किसके पास गया और कितना पैसा गया। अब SBI जो है सरकार का एक लोक उपक्रम है, सरकारी उद्योग है, शासकीय उद्योग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला उद्योग है। तो इसका मतलब SBI को तो जानकारी है, SBI को है मतलब सरकार को है, तो सरकार के पास जानकारी है कि किसने कितना पैसा किसको दिया है और बाकी लोगों को नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक प्रकार से मान लीजिए जिस पार्टी ने सत्ताधारी दल को या जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने सत्ताधारी दल को पैसा दिया है, सत्ताधारी दल उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी, और जिसने नहीं दिया है या जिसने अपोजिशन का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया है, तो सरकार उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार के क्रोनियो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा। क्रोनिय कैपिटलिज्म एक टर्म यूज़ होता है, क्रोनिय पूंजीवाद कहते हैं। क्रोनिय कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि सरकार जो है कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी नीतियां बनाती है, यानी सरकार की नीतियां इस तरह से काम करती है ताकि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ मिल सके सॉरी, तो ये क्रोनिय कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा देगा और इस तरह से जो है ये खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है, सूचना का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, सरकार के पास जानकारी है तो सरकार इसका गलत तरीके से लाभ उठा रही है, और फिर यह भी कि ये क्रोनियो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इन सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम है उसको रद्द कर दिया, और केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को रद्द नहीं किया बल्कि इससे संबंधित जो अन्य संशोधन अन्य कानूनों में किए गए थे, जैसे कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया गया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया गया था, वो सारे संशोधन को भी अवैध घोषित किया गया और उनको भी रद्द कर दिया गया। तो ये फ्रेंड इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आज हमारा वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके जानकारी में, आपके मस्तिष्क में कोई ऐसी भी और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि और वीडियो आपको मिलने चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो, हमको बताइए ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट यू कैन गेट दीज इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली। तो मिलेंगे फिर आगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।